जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 8 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 8 हमारा। आज के लेक्चर में एज यूजुअल हम नए कंसेप्ट की तरफ जाने से पहले प्रीवियस कंसेप्ट की होम असाइनमेंट डिस्कस करेंगे और आपके जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। नहीं कहा मतलब हाँ जी AFRF नहीं, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। जी जी ये एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेंस से पहले यानी ऑडिटर की अपॉइंटमेंट से पहले मैनेजमेंट डिसाइड करती है। और जब अपॉइंटमेंट होने लगती है ना तो ऑडिटर को पूछना चाहिए कि आपका फ्रेमवर्क कौन सा है और देखना चाहिए एक्सेप्टेबल है कि नहीं। अगर फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है तो ऑडिट एक्सेप्ट करे, वरना एक्सेप्ट ना करे। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है प्रैक्टिकली कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस आ जाती हैं जब ऑडिटर की अपॉइंटमेंट पहले हो जाती है, मैनेजमेंट कहती है सर बाद में तसल्ली से बैठ के ना डिसाइड कर लेंगे। और अगर अपॉइंटमेंट के बाद ऑडिटर को पता चले कि एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अनएक्सेप्टेबल है, किसी होना पहले देखना तो स्टार्ट में चाहिए, लेकिन किसी वजह से स्टार्ट में नहीं देख सका वो और बाद में पता चला तो फिर वो विड्रॉ कर लेगा, ठीक है। यानी अगर एट टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस पता चलता है ऑडिटर को कि फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल नहीं है तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ऑडिटर शैल नॉट एक्सेप्ट, अल्फाज देखिएगा, ऑडिटर शैल नॉट एक्सेप्ट। और अगर एक्सेप्टेंस के बाद उसे पता चलता है तो ऑडिटर शैल विड्रॉ। नॉट एक्सेप्ट और विड्रॉ में फर्क समझ आ रहा है आपको? शाबाश, क्लियर हो गया जी क्वेश्चन? ओके शाबाश। हाँ जी जी, हम रिस्पॉन्स क्वेश्चन ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो हम स्टार्ट में इंगेजमेंट लेटर में इंक्लूड करते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट एंड पे रिप्रेजेंटेशन लेटर प्रोवाइड करेगी। देखें, अगर मैं इनसे कहता हूं भाईजान क्लास में एडमिशन चाहिए ना तो जरूरी है पहले आप रिप्रेजेंटेशन दे, लिख के ये इकरार करें इस चीज का, इस चीज को माने कि आप सारे वीकली टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे। ये रिटर्न फॉर्म में इंगेजमेंट लेटर में लिखा होगा, उसमें ये टेस्ट नहीं देंगे। स्टार्ट में सिर्फ ये लिखेंगे कि मैं पूरे सेशन में टेस्ट दूंगा। टेस्ट इन्होंने सेशन के दौरान में देने हैं जब जब होंगे। उसी तरह यहां पे इंगेजमेंट लेटर के स्टार्ट में ऑडिटर मैनेजमेंट से ये कह रहा है कि आप मुझे लिख के दीजिए कि जब जब मैं आपसे रिप्रेजेंटेशन मांगू, जब जब मैं आपसे रिटर्न इंफॉर्मेशन मांगू, आपने मुझे प्रोवाइड करनी है। खास तौर पर एंड में जरूर, क्योंकि एंड में हम देख लेते हैं पूरी ऑडिट में जो भी कमी बेशी रह गई हो ना तो उसको फिर इकट्ठा रिटर्न फॉर्म में ले लेते हैं। तो मैनेजमेंट स्टार्ट में हमें वो रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रही जो एंड में देनी है, लेकिन उस रिप्रेजेंटेशन देने का इकरार कर रही है कि जब वो एट द एंड ऑफ द ऑडिट आएगा हम आपको रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है जी, शाबाश जी। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की एक्सेप्टेबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है? 4, लीगल रिक्वायरमेंट, नेचर ऑफ एंटिटी, नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, आपने इनमें से सिर्फ एक के ऊपर फोकस करना है, क्या? लीगल रिक्वायरमेंट। कि अगर फ्रेमवर्क रिक्वायर्ड वो वाला है जो लॉ ने कहा हुआ है, लीगल रिक्वायरमेंट के मुताबिक सेलेक्ट किया है तो फिर एक्सेप्टेबल है। और अगर फ्रेमवर्क लीगल रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक एक्सेप्ट नहीं किया, अडॉप्ट नहीं किया गया, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी, पाकिस्तान में कंपनीज के लिए कौन सा लीगली रिक्वायर्ड है फ्रेमवर्क? IFRS, जब शेयर होल्डर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजनी होती है। ठीक है, तो अगर IFRS के अलावा आप कोई और, जैसे जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी एक फ्रेमवर्क होता है गैप, अगर IFRS के बजाय उसके मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो ऑडिटर क्या कहेगा? फ्रेमवर्क मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, ये तो लीगल रिक्वायरमेंट की वायलेशन कर रहा है, एक्सेप्टेबल नहीं है, ऑडिटर एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्लियर जी? और कोई क्वेश्चन? चलो, अगर कोई ऐसे इंफॉर्मेशन या एसेट्स कंपनी के मुल्क से बाहर हैं, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, मुल्क से बाहर कोई इन्वेंट्री पड़ी हुई है और ऑडिटर उसको फिजिकली वेरीफाई करना चाहता है, चेक करना चाहता है, क्या उसे इसकी इजाजत होगी? इजाजत होगी उसको? क्या मैनेजमेंट से इजाजत देगी? बिल्कुल इजाजत देगी। क्यों? ये कर सकता है। अब आपने ये नहीं पूछना खर्चा कौन अदा करेगा, नहीं, कर सकता है। और सारे खर्चे अल्टीमेटली क्लाइंट बियर करता है, हमारा ऑडिट क्लाइंट। ठीक है, अल्टीमेटली। और कोई क्वेश्चन?
स्टैट्यूटरी ऑडिट कंडक्ट होता है, ऑडिट जब भी कंडक्ट होगा ना रीजनेबल एश्योरेंस देंगे हमेशा। नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट में भी रीजनेबल एश्योरेंस ही होगी। ऑडिट का मतलब ही रीजनेबल एश्योरेंस है, ऑडिट का मतलब ही रीजनेबल एश्योरेंस है। रिव्यू का मतलब होता है लिमिटेड एश्योरेंस, लिमिटेड एश्योरेंस। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? हाँ, वो एक बात लिखी है, टू कम्युनिकेट ऑडिटर्स फाइंडिंग टू अदर। हाँ, कल हमने ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में दो कंसेप्ट पढ़े, दोनों बड़े अहम थे, बड़े अहम। एक तो ये कि ऑडिट के दौरान में ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फाइनेंशियल एविडेंस ऑब्टेन करके रिपोर्ट देनी है शेयर होल्डर्स को, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन क्या ऑडिटर सिर्फ शेयर होल्डर्स के साथ कम्युनिकेशन करता है? नहीं, वो कुछ दूसरे लोगों के साथ भी कम्युनिकेशन करता है। ये दूसरे लोग मैनेजमेंट भी हो सकती है, दो चार गवर्नेंस भी हो सकते हैं, रेगुलेटर भी हो सकते हैं, ये ICAP प्रोफेशनल बॉडी यानी ICAP भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन शेयर होल्डर्स को तो कम्युनिकेशन करनी ही करनी है रिपोर्ट की शक्ल में। बाकी लोगों को कभी कम्युनिकेशन करते हैं और कभी नहीं करते। कब कम्युनिकेशन करते हैं भला? शाबाश, जब ISA रिक्वायर करे तब। अगर ISA रिक्वायर नहीं करा तो फिर हमने जितना मर्जी अहम मामला हो, अगर ISA की रिक्वायरमेंट नहीं है हमने खामोश रहना है। ठीक है, क्योंकि हमारे ऊपर कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल एक अप्लाई होता है जो ये कहता है, जिस तरह डॉक्टर होता है ना, उन पे भी कॉन्फिडेंशियलिटी, क्या अपने मरीज के इलाज के दौरान में उसकी कोई भी बात जो है ना वो किसी थर्ड पर्सन को नहीं बताने। उसी तरह हमने भी अपने क्लाइंट का ऑडिट करते हुए उसकी कोई भी बात जो हमें पता चलती है हमने किसी थर्ड पार्टी को नहीं बतानी, अनलेस रिक्वायर्ड बाय ISA। क्लियर हो गया जी? और कोई क्वेश्चन जी? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव में वो क्या कह रहा है इसमें? हाँ जी, रीजनेबल एश्योरेंस के ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करेगा। बिल्कुल, ऑडिट में ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रीजनेबल एश्योरेंस की होगी। शाबाश, रिव्यू में रिस्पॉन्सिबिलिटी लिमिटेड एश्योरेंस की होगी। ठीक है जी, शाबाश। और कोई क्वेश्चन? हाँ जी, US गैप स्टैट्यूटरी ऑडिट में यूज नहीं कर सकते। बिल्कुल, हाँ, तो ये क्यों लिखा? उन्होंने कहा सर पाकिस्तान में जब फाइनेंशियल्स में IFRS के मुताबिक बनती है तो ये क्यों लिखा हुआ है कि अगर IFRS के मुताबिक कोई और है फ्रेमवर्क तो नेम लिखना है। बाज़ औक़ात हम मल्टीपल सेट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक कर रहे होते हैं। अगर हम मोर देन वन सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक कर रहे हो तो उस सूरत में पाकिस्तान वाला तो कंफर्म है सेट जो है वो IFRS के मुताबिक ही बनेगा। जो पाकिस्तान से बाहर है वो हो सकता है किसी और फ्रेमवर्क या US गैप के मुताबिक बने। जैसे मैंने शायद एग्जांपल भी दी थी कि अगर एक कंपनी पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है और उसकी एक होल्डिंग कंपनी USA में है, अब होल्डिंग कंपनी USA वाली कहती है मुझे पाकिस्तान की IFRS से गर्ज नहीं, हमारे इधर तो US गैप चलते हैं, कंसोलिडेशन करनी है। कंसोलिडेशन अगर आपने पढ़ी है ना तो उसमें लिखा होता है कि सारी पॉलिसीज कंसिस्टेंट होनी चाहिए, तो वो फ्रेमवर्क हमने कंसिस्टेंट, तो उस सूरत में जो USA में फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाएंगी ना वो US गैप के मुताबिक होंगी, पाकिस्तान वाली तो IFRS। क्लियर जी? अच्छा, एक क्वेश्चन अब मैं आपसे पूछता हूं, उसके बाद आगे चलते हैं। हमने कल ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में स्टडी किया। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है? क्लियर? ऑब्जेक्टिव क्या है? रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है? रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना। क्या ऐसा पॉसिबल है कि ऑडिटर रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करे और रिपोर्ट दे दे, उसके बाद भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई ना कोई मिस स्टेटमेंट रह जाए? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है जो आपसे पूछ रहा हूं। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन कंसेप्ट बहुत बड़ा है इसके पीछे। क्या रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करने के बाद भी ये पॉसिबल है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिस स्टेटमेंट हो? और वो मिस स्टेटमेंट एरर भी हो सकती है, फ्रॉड भी। बिल्कुल पॉसिबल है। तो क्या इस सूरत में इसका कसूरवार ऑडिटर होगा? नहीं, बल्कि इसका कसूरवार है इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। ये कंसेप्ट ध्यान में रखना है कि हमारी ऑडिट रिपोर्ट इश्यू होने के बाद भी, रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करने के बाद भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिस स्टेटमेंट हो सकती है और इसका कसूरवार ऑडिटर नहीं है। कौन है? इनहेरेंट लिमिटेशन। केस स्टडी में जब भी आपको इस तरह की सिचुएशन में लेके आए ना तो आपने अपना कसूर नहीं मान लेना, हाँ जी मेरा कसूर है। आपने क्या कहना है? इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। भाई डॉक्टर ऑपरेशन करता है, मरीज मर जाए तो डॉक्टर को मानता है मैंने गलत ऑपरेशन किया? क्या कहता है? इनहेरेंट लिमिटेशन। क्या? अल्लाह का हुक्म सर जी, अल्लाह का हुक्म। ठीक है, तो हमने भी अपनी गलती अगर नहीं की तो नहीं मानने, लेकिन अगर की हो फिर मानने। फिर मानने में कोई हर्ज नहीं, फिर मानने में कोई हर्ज नहीं।
और कोई क्वेश्चन? जी जो स्टाफ है वो कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर मांगे ऑडिटर तो उसको प्रोवाइड नहीं करते, नहीं भी करता सकता। जी ये कह रहा है कि इनकी रिस्पांसिबिलिटी है कि वो ऑडिट से पहले लिख के कहेंगे कि जी हम सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, तो इन दोनों में डिफरेंस नहीं है, इन दोनों का? नहीं, वो जो हमने इनहेरेंट लिमिटेशन में एक चीज पढ़ी थी, स्टाफ मे नॉट बी अवेलेबल, हमने ये नहीं पढ़ा था स्टाफ मे नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन ये है कि सर इनहेरेंट लिमिटेशन में पढ़ा था स्टाफ इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, और यहाँ पे हम मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी में कह रहे हैं कि स्टाफ इन्फॉर्मेशन देने के लिए जिम्मेदार है। तो हमने लिमिटेशन में ये हरगिज नहीं पढ़ा कि स्टाफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता, हमने पढ़ा था स्टाफ हो सकता है किसी टाइम पे अवेलेबल ना हो, वो एक टाइम पे अवेलेबल नहीं भी होता, वो दूसरे टाइम पे फिर अवेलेबल हो जाता है, इन्फॉर्मेशन दे देता है। ठीक है, अगर फर्ज कीजिए हम क्लाइंट के पास गए और क्लाइंट से कहा कि आप हमें 11 बजे हमें एक इन्फॉर्मेशन दीजिए, क्लाइंट कहता है सर अभी मैं काम कर रहा हूं 3 बजे आके ले लीजिएगा, तो क्या इसका ये मतलब है उसने अपनी रिस्पांसिबिलिटी की वायलेशन की? नहीं, वो उस टाइम पे अवेलेबल नहीं आई, ठीक है कोई मसला नहीं, लेकिन बाद में अगर इन्फॉर्मेशन दे देता तो ठीक है। तो स्टाफ हमें 24/7 अवेलेबल रहने का जिम्मेदार नहीं है, लेकिन हमें इन्फॉर्मेशन देने का जिम्मेदार है, ये फर्क है दोनों में। ठीक है, अच्छा इसमें एक और क्वेश्चन मुझे ज़हन में आ जाए, अब ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन। सम टाइम टीम के अंदर ना जो ऑडिट टीम ऑडिट करने के लिए उसमें डिफरेंट पर्सोनल्स होते हैं, एक सबसे ऊपर होता है पार्टनर, फिर उसके नीचे मैनेजर, उसे ऑडिट मैनेजर भी कहते हैं, फिर ट्रेनी स्टूडेंट्स जिनके आर्टिकल चल रहे होते हैं 3.5 साल वाले। बाज औकात क्लाइंट ये कहता है सर हमारी इंफॉर्मेशन बड़ी सेंसिटिव है, बड़ी कॉन्फिडेंशियल है, खासतौर पे बोर्ड मीटिंग जब हमसे मांगते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के मिनट्स मांगते हैं, कहते हैं सर बड़ी कॉन्फिडेंशियल है, ये हम आपके टीम ट्रेनी स्टूडेंट्स को नहीं देंगे, यहां तो सिर्फ मैनेजर को प्रोवाइड करेंगे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, यहां सिर्फ पार्टनर को करेंगे। अगर कोई इंफॉर्मेशन ट्रेनी स्टूडेंट्स को देने से मैनेजमेंट इनकार कर दे लेकिन पार्टनर को प्रोवाइड कर दी जाए, क्या मैनेजमेंट ने जिम्मेदारी पूरी कर दी कि नहीं? कर दी, शाबाश। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली ऑडिटर कौन है? अल्टीमेटली पार्टनर। ठीक है, उसके साथ टीम भी होती है लेकिन अल्टीमेटली वो जिम्मेदार, तो अगर उसको इन्फॉर्मेशन मिल गई तो सबको इन्फॉर्मेशन मिल गई। जी अगर मैनेजमेंट में ऑडिटर को किसी एरिया पे एविडेंस नहीं प्रोवाइड किया तो ऑडिटर ये कहता है कि इसमें मैं एश्योरेंस नहीं दे रहा अपनी रिपोर्ट में, लेकिन अगर मेजर एरियाज में मैनेजमेंट अपनी रिस्पांसिबिलिटी पूरी नहीं करती तो उसमें वो रिपोर्ट देगा या क्या करेगा? अच्छा, इस सवाल का जवाब आगे आना है। इनके क्वेश्चन के 2 हिस्से हैं, एक हिस्से का जवाब दे देता हूं। इनका क्वेश्चन यह है कि फर्ज कीजिए मैनेजमेंट जिम्मेदार है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की, लेकिन मैनेजमेंट नहीं इन्फॉर्मेशन देती, फर्ज करें किसी वजह, तो ऑडिटर क्या कर सकता है? ऑडिटर हमें पता है ऑडिटर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता, ऑडिटर गन पॉइंट पे इंफॉर्मेशन नहीं लेगा, लीगल पावर टू सच नहीं है। ऑडिटर सिंपली अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिख देगा कि सर मैंने इन्वेंट्री के बारे में इनसे इंफॉर्मेशन मांगी थी, इन्होंने इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो इन्वेंट्री के बारे में मुझे कुछ नहीं पता सही है कि गलत है, लेकिन बाकी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है। तो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट, अगर मैनेजमेंट किसी भी एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देती तो जिन एरियाज के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी है ऑडिटर उनके बारे में कह देगा कि ये ठीक है, और जिन एरियाज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी ऑडिट रिपोर्ट में उनका नाम लिख के कि ये इन्वेंट्री था या डेटर था लिख देगा कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। क्यों नहीं पता कि ये ठीक है कि गलत? क्यों नहीं पता? इंफॉर्मेशन नहीं दी मैनेजमेंट ने, मैं चेक कैसे करता? क्लियर? और कोई क्वेश्चन? जी ये बाद में पढ़ेंगे जी। और जी हाइब्रिड में से पूछे क्वेश्चन। जी सर, अगर वो शुरू में मना करता है कि हमने इंफॉर्मेशन वगैरह नहीं दी, जी बाद में जब वो लेटर ऑफ वीकनेस देता है ऑडिटर के कुछ पेमेंट वगैरह चीजों को ग्रांटेड एग्जाम देना, उस टाइम बोले हां आप ले, उसके बाद उसको टाइम सफिशिएंट नहीं होगा कि वो कुछ सही तरह देख सके। हाँ, सम टाइम ऐसा होता है, जैसे स्टार्ट में मैनेजमेंट ने कह दिया, कोई मिस स्टेटमेंट थी, मैनेजमेंट ने कहा हम करेक्ट नहीं करेंगे, कोई इन्फॉर्मेशन थी, मैनेजमेंट ने कहा हम प्रोवाइड नहीं करेंगे, ऑडिटर ने कहा अच्छा, ऑडिटर फिर अपनी रिपोर्ट लिखने बैठ गया, रिपोर्ट लिखते लिखते मैनेजमेंट ने कहा सर रहने दे, हम वो इन्फॉर्मेशन करेक्ट कर देते हैं या आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो अब क्या ऑडिटर अनमोडिफाइड वाली रिपोर्ट दे कि अभी भी वो मॉडिफाइड वाली? अब अनमोडिफाइड वाली रिपोर्ट देगा। हाँ, अगर ऑडिटर का इसमें टाइम जाया हुआ है तो वो क्लाइंट से कह सकता है कि मुझे अब 2 दिन मजीद दीजिए, ठीक है, लेकिन अब बाद में भी देखें पूरे ऑडिट के किसी फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर को इशू होने से पहले किसी भी पॉइंट पे मैनेजमेंट अपनी गलती से तौबा कर लेती है तो हम ऐसे समझ लेंगे जैसे कभी उसने गलती की ही नहीं और अनमोडिफाइड रिपोर्ट देंगे। ठीक, चलिए अब आपको होम असाइनमेंट दी गई थी, होम असाइनमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन किया आपने, कितने स्टूडेंट्स ने रिटन फॉर्म में असाइनमेंट की है? ठीक, शाबाश। क्वेश्चन 4 कह रहा है ब्रीफली हाईलाइट मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटिंग टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। 4 नंबर के साथ एक स्टूडेंट कहने लगा सर कंसेप्ट तो मुझे सारा आता है लेकिन मैं सिर्फ पहला पॉइंट लिखूंगा क्योंकि उसने लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताओ रिलेटिंग टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स।
क्या ये स्टूडेंट पास होगा? भाई इंटरनल कंट्रोल भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रेलिवेंट है, जो इंफॉर्मेशन ऑडिटर ऑब्टेन करेगा वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रेलिवेंट है। और हमारा सबसे बड़ा असूल क्या? जितनी तनख्वाह उतना काम। तनख्वाह ले आप 4 की, काम करे 1 का, ऐसे तो नहीं ना चलेगा। तो इसलिए हमें सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखनी पड़ेंगी। क्लियर? और अगर हो सके तो स्पेसिफिक वाली एंड पे लाइन वो भी लिख दें, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, वो बड़ी वाली डेफिनेशन लिख देते, जो नीचे दूसरा पैराग्राफ होता है ना उसको स्किप कर देते हैं। कहते हैं सर दरमियान में स्पेस आ गई थी तो मैं समझा ये कोई और कंसेप्ट शुरू हो गया। वही कंसेप्ट चल रहा होता है। कोई प्रॉब्लम इसमें? 5 यू आर द ऑडिट मैनेजर, ये आईकैप की बुक में भी है, क्वेश्चन बैंक में भी। यू आर द ऑडिट मैनेजर ऑफ रेक एंटरप्राइजेज ए लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। आप ऑडिट मैनेजर हैं। अच्छा, ऑडिट मैनेजर क्या मतलब? आप क्लाइंट के एम्प्लॉई हैं कि फर्म के एम्प्लॉई हैं? फर्म के एम्प्लॉई है। कंपनी का एनुअल रेवेन्यू है ओवर 100 मिलियन। रिक्वायर्ड, ये इंफॉर्मेशन इरेलीवेंट है। कंपनी का रेवेन्यू जितना मर्जी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज सेम रहती हैं। रिक्वायर्ड, कंपेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर्स रिगार्डिंग द पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ रेक एंटरप्राइजेस। अच्छा, अब सुन लीजिए, कुछ मैंने आपको बताया था सबसे अहम स्किल किसी भी पेपर को पास करने के लिए सबसे अहम स्किल होती है उसकी रिक्वायरमेंट को समझना और रिक्वायरमेंट के मुताबिक आंसर देना। किसी भी पेपर, दुनिया का कोई भी पेपर हो, उसको पास करने के लिए सबसे अहम स्किल क्या है? रिक्वायरमेंट को पढ़ना, रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अच्छा, आप देखें 6 महीने आप पढ़ते हैं, 6 महीने, ठीक है, तकरीबन 6 महीने की तैयारी एक तरफ, और जो 3 घंटे आप एग्जाम में बैठ के पेपर दे रहे हैं वो एक तरफ। कौन सा ज्यादा अहम है? 3 घंटे, क्योंकि तैयारी पे आपके डिपेंड नहीं करेगा कि पास है, आपकी परफॉर्मेंस का एग्जाम है उस पर डिपेंड। इस पे एग्री करते हैं? अच्छा, अब आगे सुने। आपने 6 महीने में किताब पढ़ी, उसके 500 सफ़े पढ़ लिए आपने। वो 500 सफ़े पढ़े, ध्यान से पढ़े कि नहीं पढ़े, कुछ पढ़े कुछ, वो इतना अहम नहीं है। जो एग्जाम में 4 सफ़ों वाला पेपर आया वो उससे ज्यादा अहम है। इसे एग्री करते हैं? अच्छा, चलिए, वो 500 सफ़े साइड पे हो गए, ये 4 सफ़े उससे ज्यादा अहम हो गए। क्लियर? इन 4 सफ़ों में भी कुछ होती है क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन और कुछ होती है रिक्वायरमेंट। तो जो हर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है ना, वो सबसे ज्यादा अहम है। यानी आपके पूरे 6 महीनों में 3 घंटे एग्जाम वाले अहम, उन 3 घंटों में क्वेश्चन पेपर की इंफॉर्मेशन अहम, क्वेश्चन पेपर में भी रिक्वायरमेंट वाली सबसे अहम। तो वो आपने बड़े ध्यान से पढ़ना है, ठीक है? रिक्वायरमेंट के अंदर अगर एक लफ्ज भी आपने स्किप कर दिया, फोकस ना कर सके, आपका आंसर गलत हो जाएगा। और इस लेवल पे याद रखें, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि आईकैप आपको रिक्वायरमेंट के अल्फाज में घुमाएगा, अल्फाज में घुमाए, ठीक है? तो मेरी कोशिश होती है कि क्वेश्चन पढ़ते हुए, किसी पास पेपर को सॉल्व करते हैं, सबसे पहले रिक्वायरमेंट आपको पढ़ाऊं, उसके जो अहम वर्ड्स हैं, पावर वर्ड्स, वो अंडरलाइन करवाऊं, और फिर क्वेश्चन के अंदर भी रिमेनिंग भी अगर कोई अहम इंफॉर्मेशन या वर्ड है वो भी अंडरलाइन करवाऊं, ताकि आपको एग्जाम में भी पता चलता जाए इस लफ्ज का ये मतलब है, इस लफ्ज की वजह से ये लिखना है। तो अब सुन लें, एग्जाम में सबसे प्रोबेबली सबसे ज्यादा अहम पावर वर्ड वो है एंड। आप नोट कीजिए, इस क्वेश्चन में एंड को मैंने बोल्ड किया है। रिक्वायरमेंट के अंदर अगर एंड आ जाए ना, एंड, इसका मतलब होता है अब ये एक क्वेश्चन नहीं है, 2 है, और जितने एंड आते जाएंगे क्वेश्चंस उतने ज्यादा होते जाएंगे। अब आईकैप क्या कर, अच्छा अब देखें, आईकैप या जो एग्जामिनर वैसे भी कर सकता था, पार्ट ए में कहता रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डायरेक्टर्स लिखें, पार्ट बी में कहता रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर लिखें। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ऐसे भी तो ड्राफ्ट हो सकते थे, उसने नहीं की। इसलिए कि अगर ए और बी की शक्ल में ड्राफ्टिंग करता ना, स्टूडेंट आसानी से पता चला लेते इस क्वेश्चन में 2 चीजें लिखनी है। ए लिखते और फिर उसको टिक कर देते। मैं जब स्टूडेंट था, मेरी भी जैसे क्वेश्चन करता टिक करता जाता था। बी करते, उसको टिक कर देते, पता चलता है दोनों पार्ट हो गए। लेकिन वो एक ही लाइन में एंड करके उसी के अंदर मिक्स करने की रिक्वायरमेंट में रीजन क्या होती है? ताकि कुछ स्टूडेंट्स ये जल्दी जल्दी पढ़ते हुए एग्जाम प्रेशर में एंड का लफ्ज स्किप कर जाए, वो समझे सिर्फ डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी है। यहां एंड का लफ्ज पिक कर भी ले, अंडरलाइन कर भी ले, लेकिन जब डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख रहे हो तो लिखते 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 5 मिनट गुजर जाएंगे, उस वक्त तक भूल चुके होंगे कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लिखनी है, और डायरेक्टर की लिख के टिक कर देंगे। समझ रहे हैं? अब ये स्टूडेंट क्वेश्चन के आधे मार्क्स लूज कर देगा। इस वजह से नहीं कि उसकी तैयारी अच्छी नहीं, इस वजह से नहीं कि कंसेप्ट आता है, तैयारी भी की हुई है, लेकिन फिर क्यों? ये उसके दाव पेच है एग्जामिनर के। आपने इन चीजों से अलर्ट रहना है। तो जब कभी रिक्वायरमेंट में एंड का लफ्ज आए, खास तौर पर उसको अंडरलाइन जरूर करना, ठीक है? इसमें यही चीज बताने वाली थी, बाकी आपको पता है रूटीन है। डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी है और लेकिन कह रहा है कंपेयर करो,
कंपेयर कर। तो मेरा ख्याल है मेरे ऊपर लाजमी हो गया कि पेज के दरमियान में लाइन लगाऊं, लेफ्ट साइड पे डायरेक्टर, ऐसे नहीं करना, शाबाश। जो कंसेप्ट हम इस तरह कंपैरिजन फॉर्म में पढ़ेंगे वो कंपैरिजन में लिखना है, लेकिन जो कंपैरिजन फॉर्म में नहीं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना। जैसे रीजनेबल एश्योरेंस और लिमिटेड एश्योरेंस के कंसेप्ट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, उसी तरह मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी, ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। क्लियर जी? कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए। चलिए, यही 2 क्वेश्चन थे हमारे आज के असाइनमेंट में। अब चलते हैं हम आज के कंसेप्ट्स की तरफ। आज का लेक्चर कंसेप्चुअली अहम है, मटेरियल इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन कंसेप्चुअली अहम है। हम स्टडी कर रहे थे चैप्टर 1 में, हमने 5 एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट, 3 पार्टी रिलेशनशिप, सब्जेक्ट मैटर, सूटेबल क्राइटेरिया, एविडेंस और रिपोर्ट। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया कि चैप्टर 2 से 4, 2, 3, 4 इन 3 चैप्टर में हम एलिमेंट्स को ही 1 बाय 1 डिटेल में स्टडी करेंगे। चैप्टर 2 स्टार्ट किया, सबसे पहले हमने देखा सब्जेक्ट मैटर की डिस्कशन, फिर हमने देखा क्राइटेरिया की डिस्कशन, फिर हमने 3 पार्टी में हम मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी पढ़ चुके हैं, ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी पढ़ चुके हैं। अब हमने यूजर्स की, शेयर होल्डर की रिस्पांसिबिलिटीज पढ़ी है। देखिए, शेयर होल्डर की एक ही रिस्पांसिबिलिटी है, क्या? कि वो ऑडिट के बारे में किसी गलत फहमी का शिकार ना हो। ऑडिट के बारे में किसी गलत फहमी का शिकार ना हो। जैसे बाज़ औक़ात कुछ लोग डॉक्टर के बारे में गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं, गलत कंसेप्ट बिल्ड कर लेते हैं कि शायद डॉक्टर जिंदगी देता है। डॉक्टर जिंदगी तो नहीं देता, वो तो जो कुछ पढ़ा हुआ उसके मुताबिक इलाज करता है। सिर्फ जिंदगी मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में है। तो अगर कहीं कहे कि डॉक्टर को जाके कहे कि मेरी या मेरे किसी रिश्तेदार की जिंदगी बचा लें, तो वो एक्सपेक्टेशन गैप का शिकार है। वो डॉक्टर से वो एक्सपेक्ट कर रहा है जो वो नहीं करता। इसी तरह अगर जनरल पब्लिक हम ऑडिटर से वो एक्सपेक्ट करे जो हम नहीं करते, तो हम क्या कहेंगे? जनरल पब्लिक मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार है, जनरल पब्लिक एक्सपेक्टेशन गैप का शिकार है। तो आज हमने पहला कंसेप्ट जो स्टडी करना है वो यही है कि एक्सपेक्टेशन गैप क्या होता है। फिर इसके बाद हम स्टडी करेंगे कि एक अच्छा ऑडिट, प्रॉपर ऑडिट कंडक्ट करवाने के लिए क्या चीजें होना जरूरी है, क्या चीज। तो पहले एक्सपेक्टेशन गैप। कहते हैं एक्सपेक्टेशन गैप क्या है? क्या कहते हैं? डिफरेंस बिटवीन पब्लिक परसेप्शन, यानी जनरल पब्लिक जो परसीव कर रही है, परसीव का मतलब जो सोच रही है, जो समझ रही है, जनरल पब्लिक जो समझ रही है अबाउट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर, और जो ऑडिटर के स्टैट्यूटरी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनमें जो फर्क होता है वो है एक्सपेक्टेशन गैप। यानी इन शॉर्ट, अगर लॉ ने ये कहा हुआ है ऑडिटर के रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस लेवल तक, ये जमीन से लेके ऊपर इस लेवल तक स्टैट्यूटरी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जनरल पब्लिक समझ रही है, उसकी जनरल पब्लिक की परसेप्शन है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये, तो ये इन दोनों के दरमियान में जो फर्क है ये है एक्सपेक्टेशन गैप। ठीक है, यानी ये वो चीजें हैं जो जनरल पब्लिक समझ रही है कि ऑडिटर करता है, हालांकि ऑडिटर वो नहीं करता। हमने एक्सपेक्टेशन गैप समझ आ गई। प्रैक्टिस में हम ये कोशिश करते हैं कि एक्सपेक्टेशन गैप कम से कम हो, जितना कम हो उतना ही बेहतर है। ठीक है, और हमें अब वो एग्जाम्पल के जरिए से समझा रहा है कि एक्सपेक्टेशन गैप की एग्जाम्पल्स क्या हैं। कंसेप्ट समझ आ गया? ये अपने अल्फाज में भी लिख लें इस कंसेप्ट को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पब्लिक परसेप्शन अबाउट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर डिफरेंट फ्रॉम ऑडिटर के स्टैट्यूटरी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब 1 बाय 1 मैं आपको एग्जांपल्स ऑफ एक्सपेक्टेशन गैप देने लगा हूं। एग्जांपल्स ऑफ एक्सपेक्टेशन गैप का मतलब होगा वो बातें जो जनरल पब्लिक समझती है कि ऑडिटर करता है, हालांकि ऑडिटर नहीं करता। यानी ये मिसअंडरस्टैंडिंग की एग्जांपल्स हैं, यानी ये गलत कंसेप्ट्स हैं, यानी ये गलत कंसेप्ट है जो जनरल पब्लिक ने बनाए। पहला गलत कंसेप्ट, ऑडिटर प्रिपेयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हालांकि ऑडिटर गलत फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर नहीं करता, वेरीफाई करता है, प्रिपेयर नहीं करता। दूसरा, ऑडिटर चेक्स 100% ट्रांजैक्शन। क्या ऑडिटर 100% ट्रांजैक्शन चेक करता है? वो तो सैंपल बेस पे काम करता है, टाइम एंड कॉस्ट लिमिटेशन की वजह से। अच्छा, सैंपल बेस का मतलब यही है ना कि कुछ एरियाज को चेक करता है, कुछ को नहीं। नहीं, इसका ये मतलब एरिया सारे चेक होंगे, कुछ ट्रांजैक्शन को चेक करेगा, कुछ को नहीं।
फिर जनरल पब्लिक समझती है ऑडिटर प्रोवाइड्स एब्सोल्यूट एश्योरेंस। सही, ऑडिटर तो ये गलत कंसेप्ट, ऑडिटर तो रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करता है। फिर जनरल पब्लिक समझती है ऑडिटर है रिस्पॉन्सिबल टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट फ्रॉड। ऑडिटर फ्रॉड को प्रिवेंट डिटेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो तो मैनेजमेंट है। आपको पता है ऑडिटर तो रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन कर लेता है, उसके बाद भी पॉसिबल है कि कोई ना कोई मिस स्टेटमेंट सामने आ जाए, तो ऑडिटर जिम्मेदार नहीं है। कौन जिम्मेदार? मैनेजमेंट जिम्मेदार। ठीक है, ऑडिटर सिर्फ उस वक्त जिम्मेदार होता है कि कोई प्रोसीजर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में लिखे हों कि ऑडिटर ने करने हैं और ऑडिटर वो ना करे, तब जिम्मेदार होगा बस, और किसी सिचुएशन में जिम्मेदार नहीं होगा। ठीक है, जो प्रोसीजर आईएसएल में लिखे थे सारे कर लिए, उसके बाद जितना मर्जी बड़े से बड़ा फ्रॉड सामने आ जाए, ऑडिटर जिम्मेदार नहीं है। एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल तो पता ना हमें, वो आपको बना के बताया था छोटा सा सिस्टम, इधर ट्रांजैक्शंस थी, फिर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, फिर फाइनेंशियल, छोटा सा सिस्टम बना के सिखाया था ना। हाँ जी, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, इंटरनल कंट्रोल की नहीं। लेकिन इंटरनल कंट्रोल को हम थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करते हैं उसकी, किस लिए? रिस्क के साथ। लेकिन देखने वाले लोग ये समझते हैं शायद हम इंटरनल कंट्रोल पे भी ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं। ओपिनियन एक्सप्रेस करना और है, अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करना और है। अंडरस्टैंडिंग सिर्फ ये है कि ज़बानी कलामी पूछ लेना, देख लेना, लेकिन ओपिनियन का मतलब है चीज को सही तरीके से बार बार चेक करना कि वो ठीक है कि नहीं। तो ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग तो ऑब्टेन करता है, ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करता। भाई ये क्लियर हो गए? एक्सपेक्टेशन गैप को एक दफा रीड कर लें, सारी एग्जांपल, डेफिनेशन भी और एग्जांपल्स भी। ओके है तो बताएं। तो जो वीकनेस लेटर होता है उसमें भी हम इंटरनल कंट्रोल के बारे में बता रहे हैं। शाबाश। जी समझ आ गया आपको? चलिए, अच्छा अब एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि सर ऑडिटर मैनेजमेंट लेटर भी तो देता है जिसमें वीकनेस इंटरनल कंट्रोल होती है, तो वो क्या चीज है? देखिए वो भी ओपिनियन नहीं है, ठीक है, वो तो ये है कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग में अगर कोई चीज खुद से हमारे सामने आ जाए, बेसिक। देखिए एक होता है एक्टिवली किसी चीज को ढूंढना, एक है हम ढूंढ नहीं रहे थे, वो खुद बहुत हमारे सामने आ गए। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम एक्टिवली मिस स्टेटमेंट को ढूंढते हैं क्योंकि वो हमारी जिम्मेदारी में शामिल है। इंटरनल कंट्रोल में सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करते हैं, उसमें वीकनेसेस को हम ढूंढते नहीं है। लेकिन अगर कोई वीकनेस सामने आ जाए तो फिर वो मैनेजमेंट लेटर के जरिए से बता देते हैं। इसलिए मैनेजमेंट लेटर सिर्फ समझ लीजिए सेट ऑफ रिकमेंडेशंस हैं कि आप अपने सिस्टम में ये प्रॉब्लम है, इसको इस तरीके से ठीक कर लें, रिकमेंडेशंस है। ओपिनियन ऑन इंटरनल कंट्रोल नहीं है। मैनेजमेंट लेटर में इंटरनल कंट्रोल पे ओपिनियन नहीं दिया जाता, सिर्फ वीकनेस और रिकमेंडेशन दी जाती है उन चीजों की जो उसके इत्तेफाक से ऑडिटर के सामने आ गई हो। देखिए ऑडिटर की अगेन जनरल पब्लिक समझती है कि ऑडिटर हर फ्रॉड डिटेक्ट कर रहा होगा। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉड डिटेक्ट करने की नहीं है। अब थोड़ा सा ना आप अल्फाज के ऊपर आ रहे हैं, जरा गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिए। किसी भी इलाके में दहशतगर्द को पकड़ना ये आम शहरी की जिम्मेदारी है कि पुलिस की? पक्का आम शहरी की जिम्मेदारी तो नहीं है। लेकिन अगर आम शहरी को अलर्ट रहना चाहिए, अगर उसे कहीं पे शक हो हमारे इलाके में एक बंदा आया है नया बंदा है और इससे अजीबोगरीब किस्म के मशकूक लोग मिलने आते हैं, शक हो कि कोई टेररिस्ट है, क्या पुलिस को बता देना चाहिए? क्यों? उसकी जिम्मेदारी तो नहीं है दहशतगर्द ढूंढना, लेकिन अगर सामने आ जाए तो वो आंखें भी बंद ना करे। इसीलिए यही हिसाब है फ्रॉड का। ऑडिट करते हुए हम रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है। इस रीजनेबल एश्योरेंस को ऑब्टेन करते हुए हमारे सामने अगर कभी वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल आ जाए, अगर कभी फ्रॉड आ जाए, तो हालांकि हमारी असल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी नहीं है, इंटरनल कंट्रोल या फ्रॉड की नहीं, असल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रीजनेबल एश्योरेंस ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की है। लेकिन अगर ये चीजें सामने आ जाएं तो क्या हमें इग्नोर कर देना चाहिए कि मैनेजमेंट को बता देना चाहिए? बता देना। तो हम मैनेजमेंट को ये चीजें अगर सामने आ जाए बता देते हैं, लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि हम उसके लिए जिम्मेदार बन गए या हम उसके लिए जिम्मेदार थे। जिम्मेदार नहीं थे, वो तो सामने आ गई तो हमने अच्छे शहरी होने के नाते मैनेजमेंट को बता दिया। जी
हाँ, बताना लाजमी होता है, खुद सोच के बताइए। अगर सामने आ जाए, ढूंढना लाजमी नहीं था, दहशतगर्द ढूंढना लाजमी नहीं था हम पे, लेकिन अगर दहशतगर्द खुद से सामने आ जाए, बताना चाहिए ना। तो हम बताते हैं, बताना जरूरी है, बताना जरूरी है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? और कोई? यही वजह है कि वो दूसरी नीचे लाइन लिखी हुई थी क्या, टू कम्युनिकेट इफ रिक्वायर्ड बाय ISS। हमारे सिलेबस में हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन दो स्टैंडर्ड है, एक फ्रॉड वाला है, एक वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल वाला। उन दोनों में ये बात लिखी हुई है कि अगर ये चीजें सामने आ जाएं तो आपने मैनेजमेंट को या दो चाबी गवर्नेंस को कम्युनिकेट करना है। बल्कि फ्रॉड वाले में ना, फ्रॉड वाले चैप्टर में तो उसने इससे भी आगे बढ़ के एक बात कही है कि अगर मैनेजमेंट ही फ्रॉड में इन्वॉल्व हो, डायरेक्टर ही फ्रॉड में इन्वॉल्व हो, आप रेगुलेटरी बॉडीज को भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनको भी कम्युनिकेट करो। ठीक है, तो सारी डिस्कशन का नतीजा क्या कि असल में हमारी रिस्पांसिबिलिटी रीजनेबल एश्योरेंस की है, लेकिन ये रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करते हुए अगर हमारे सामने कोई इंटरनल कंट्रोल की प्रॉब्लम आ जाए, कोई फ्रॉड आ जाए, हालांकि हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, लेकिन अगर सामने आ जाए तो हम कम्युनिकेट कर देते हैं। क्लियर जी? और कोई क्वेश्चन? अच्छा चलिए अब चलते हैं, एक्सपेक्टेशन गैप क्लियर हो गया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एसेंशियल्स ऑफ प्रॉपर कंडक्ट ऑफ ऑडिट। आप एक अच्छा ऑडिट करना चाहते हैं, प्रॉपर कंडक्ट अच्छा ऑडिट करना चाहते हैं, इसके लिए क्या चीजें जरूरी हैं? 3 चीजें जरूरी हैं सिर्फ। दुनिया के देखिए, ऑडिटर जो है ना, उसमें जितनी मर्जी खामियां हो, वो लेट आता है ऑफिस में, वो जल्दी चला जाता है, ऑफिस में बैठ के टाइम जाया करता रहता है, सारी उसकी खामियों के ऊपर पानी फिर कवर हो जाएंगी अगर उसमें 3 अच्छी चीजें हैं। 3 अच्छी चीजें हैं हर ऑडिटर में, ये 3 चीजें होनी चाहिए। इनमें से एक चीज भी नहीं है ना, तो वो जितना मर्जी पढ़ा लिखा, जितना मर्जी कंपिटेंट हो, उसके ऑडिटर होने का कोई फायदा नहीं। 3 चीजें, इनमें 3 चीजें। अब हम वन बाय वन इन चीजों को डिस्कस करेंगे और लेक्चर खत्म। पहली चीज जो ऑडिटर में होनी चाहिए किसी भी, वो है प्रोफेशनल जजमेंट। दूसरी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। तीसरी इंडिपेंडेंस। इसमें जो सब, इन तीनों में से भी जो सबसे अहम है, पहले उसी को निपटा देते हैं, इंडिपेंडेंस। के ऑडिटर को इंडिपेंडेंट होना चाहिए मैनेजमेंट से, कंपनी से। इंडिपेंडेंट होने का, अब ये इंडिपेंडेंट एक सिंगल कंसेप्ट है। अब हम आगे फर्दर इसकी एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे कि कब ऑडिटर इंडिपेंडेंट होता है नॉर्मली और कब नहीं। चंद एक एग्जांपल है सिर्फ। पहली एग्जांपल, इंडिपेंडेंट होने का मतलब है ऑडिटर और क्लाइंट के दरमियान में, ऑडिटर और मैनेजमेंट के दरमियान में कोई फाइनेंशियल रिलेशनशिप नहीं, पैसों का लेन देन ना हो। पैसों के लेन देन का मतलब क्या है? जैसे ऑडिटर जो ऑडिट कर रहा है कंपनी का, उसी कंपनी के शेयर्स खरीद रही है, तो वो इंडिपेंडेंट तो नहीं रहा, वो तो अब कंपनी का भला ही सोचेगा ताकि शेयर प्राइस बढ़े। तो ये अगर इसमें इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा। दूसरा, बिजनेस रिलेशनशिप हो, ऑडिटर डायरेक्टर के साथ मिलकर कोई पार्ट टाइम बिजनेस कर रहा है, जॉइंट वेंचर कर रहा है, पार्टनरशिप कर रहा है, तो क्या ऑडिटर इंडिपेंडेंट रहेगा? नहीं। अगली एग्जांपल सुने, अगर ऑडिटर क्लाइंट से लोन ले, जिसका ऑडिट कर रहा है उससे लोन ले ले और लोन भी बड़ी अमाउंट का हो, तो क्या वो इंडिपेंडेंट रहेगा ऑडिटर? नहीं। ये एग्जांपल समझे, फाइनेंशियल रिलेशनशिप की एग्जांपल्स हैं। सोचिए जरा, क्या कन्विंस है ना कि इन सिचुएशन में ऑडिटर इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा? आगे चलते हैं। पर्सनल रिलेशनशिप, ये तो फाइनेंशियल थे ना, फाइनेंशियल इसलिए। अब फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप, जैसे ऑडिटर का कोई भी फैमिली मेंबर क्लाइंट पे एम्प्लॉय के तौर पे काम कर रहा है। जैसे ICAP अक्सर एक एग्जांपल सिचुएशन टेस्ट करता है कि ऑडिटर की स्पाउस क्लाइंट में डायरेक्टर है, ऑडिटर की स्पाउस क्लाइंट, क्या ऑडिटर इंडिपेंडेंट रहा? अच्छा, ये फाइनेंशियल रिलेशनशिप में नहीं एग्जांपल देने में, किसमें है? पर्सनल रिलेशनशिप। एग्जाम में आपको यह भी देखना पड़ेगा कि ऑडिटर इंडिपेंडेंट है कि नहीं, और उसकी रीजनिंग भी देनी पड़ेगी। लॉन्ग एसोसिएशन, काफी अरसे तक, पिछले 15-20 सालों से वही ऑडिटर वही क्लाइंट उसी का ऑडिट करते जा रहा है। तो अगर ज्यादा लॉन्ग एसोसिएशन हो जाए ना, तो अगर पहले कोई फैमिली रिलेशनशिप नहीं भी था, पर्सनल रिलेशनशिप हो जाता है, दोस्ती हो जाती है ना। फिर इसके बाद गिफ्ट, हमारा क्लाइंट था, उस पर हर दफा भेज दिया करते थे एक ही टीम को कि इन्होंने पहले ऑडिट किया हुआ है, जल्दी जल्दी ऑडिट कर लेंगे। तो हमारी उस क्लाइंट के कुछ लोगों के साथ इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, और वो बाजू का हम खाना पीना डील शील मंगवा के इकट्ठे खा रहे होते थे, ठीक है। लेकिन वो हम उसको फिर भी प्रोफेशनल लेवल पे मेंटेन करते थे, काम में उस दोस्ती को नहीं आने देते थे। तो अगर ज्यादा अरसे तक ऑडिटर उसी क्लाइंट का ऑडिट करता रहेगा ना,
तो इससे भी वो फिर बाज़ औक़ात इंडिपेंडेंट नहीं रहता। इसीलिए लॉ में एक रिक्वायरमेंट है कि मैक्सिमम 5 साल तक ऑडिट कर सकते हैं क्लाइंट का, उसके बाद ऑडिटर को चेंज होना, वो इस लॉन्ग एसोसिएशन की वजह से है। फिर गिफ्ट, ऑडिटर क्लाइंट को गिफ्ट दे या क्लाइंट की मैनेजमेंट ऑडिटर को गिफ्ट दे। और नॉर्मली कौन गिफ्ट देता है, किसको बोला? क्लाइंट। हमारे पास तो पैसे नहीं होते तो गिफ्ट दे अगर, तो इससे भी इंडिपेंडेंस इफेक्ट होती है। अब ये डिपेंड करता है गिफ्ट जितना कीमती होगा उतना बढ़ता है। एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप, यानी अगर ऑडिटर क्लाइंट का एम्प्लॉय है या रिसेंट पास्ट में एम्प्लॉय रहा है, तो आप समझते हैं कि ऐसा ऑडिटर इंडिपेंडेंट काम करेगा? नहीं। ठीक है। अच्छा, ये तो आपको 3, इसकी फर्दर एग्जांपल नहीं दे रहा आपको सिर्फ, लेकिन एक रूल बता रहा हूं आपको। क्या? कि ये एग्जांपल मैंने कहां से उठाई है भला? हाँ, हमारे 2 ऐसे रूल्स हैं हमारे ऊपर, ऑडिटर के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, उनमें ये एग्जांपल लिखी है। एक कंपनीज एक्ट में 2017 में और एक कोड ऑफ एथिक्स में। कंपनीज एक्ट में जो इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें हम कहते हैं लीगल रिक्वायरमेंट्स। कोड ऑफ एथिक्स में जो इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एथिकल रिक्वायरमेंट। तो ये जो एग्जांपल्स आपके सामने रखी है ना मैंने, इनमें से कुछ एग्जांपल्स कंपनीज एक्ट की हैं, कुछ एग्जांपल कोड ऑफ एथिक्स की हैं। हमने किसको फॉलो करना वाला? दोनों को। ये मेन कंसेप्ट इंडिपेंडेंस एग्जांपल्स के साथ क्लियर हो गया। ये इससे पहले मैंने कोई एग्जांपल नहीं दी थी आपको, सिर्फ इंडिपेंडेंस का कंसेप्ट बताया था। अब ये कुछ एग्जांपल्स भी आ गए, लेकिन याद रखें कंप्लीट लिस्ट नहीं है, अभी कुछ इनके अलावा भी एग्जांपल्स हैं जो हमने स्टडी करनी है अपने चैप्टर 6 और चैप्टर 7 में। जी, कंसेप्ट बस जितना पढ़ाया वहीं तक रहना है, इससे आगे नहीं जा। क्यों नहीं जा भाई? इससे आगे उस चैप्टर में डिस्कस करेंगे ना, इससे आगे जो भी इसमें ट्विस्ट आएंगे कहानी में ट्विस्ट, लेकिन वो बाद में। एडवांस कंसेप्ट रेलिवेंट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सिर्फ एग्जाम्पल डिस्कस करें, इन एग्जाम्पल्स की कोई भी डिटेल आपके जहन में आ रही है वो इस लेवल पे मैंने नहीं करवानी, वो इस चैप्टर के स्कोप में नहीं है। लोन की अमाउंट कम हो तो क्या होगा, ज्यादा हो तो क्या होगा, ठीक है। बिजनेस रिलेशनशिप होल्डिंग शेयर्स कम है, बाद में। एग्जाम्पल समझ आई तो ये मुझे बताए। अगर आप समझते हैं सर इसमें एक एग्जाम्पल ऐसी है जिसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसमें इंडिपेंडेंस इफेक्ट नहीं होती, वो मुझसे पूछ ले, ठीक है। कंसेप्ट बिल्ड हो गया, इतना कंसेप्ट काफी है, इससे ज्यादा ओवर थिंकिंग इस लेवल पे अभी नहीं करनी, बाद में जब वो चैप्टर पढ़ेंगे फिर करेंगे। आगे चलते। अच्छा, अब है 2 एसेंशियल्स, एक प्रोफेशनल जजमेंट और एक प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। अब इसमें पहले प्रोफेशनल जजमेंट सुन लीजिए। जजमेंट का मतलब क्या है? जजमेंट का मतलब क्या है? जजमेंट का मतलब, देखिए, जो चीज स्टैंडर्ड्स में लिखी गई है ना, वो हमने फॉलो करने ही करने हैं, वो हमने फॉलो करने ही करने हैं, ठीक। और जो चीज, लेकिन क्या प्रैक्टिस की हर सिचुएशन जो है जो हम फेस करते हैं वो स्टैंडर्ड्स में लिखी हुई है? जैसे कुरान पाक में जो कुछ लिखा हुआ है वो तो हमने फॉलो करना ही करना है, उसके ऊपर तो जजमेंट का सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। लेकिन फर्ज कीजिए कि उसमें कोई ऐसी चीज मुझे प्रैक्टिकल लाइफ में फेस करना पड़ गई जो कि मुझे अब समझ नहीं आ रही कि उसका सॉल्यूशन क्लियरली मुझे नहीं मिल रहा मेरी समझ बूझ के मुताबिक, तो वहां पे मुझे क्या करना चाहिए? जजमेंट अप्लाई करनी चाहिए। लेकिन ये जजमेंट वो नहीं अपनी मर्जी से है, वो जजमेंट वो जो सीखी हो, जो मुफ्तियाने कराम ने, उलमा कराम ने बताई, असूल होते हैं ना जजमेंट अप्लाई करने के, तो हवाई जजमेंट नहीं, प्रोफेशनल जजमेंट। तो मुझे बताइए, हमने ऑडिट करना है, ऑडिट करने के असूल कहां लिखे हुए हैं? ISAs में लिखे हुए हैं। तो हमने जो असूल, जो सिचुएशन ISA में डिस्कस हुई, हमने उसको फॉलो करना है। लेकिन सोच के मुझे बताइए, ISAs इतनी सी किताब, दो तीन सेट हैं, वो मिला के कोई इतने 2-2.5 हजार सफ़े बन जाते हैं। क्या उन 2-2.5 हजार सफ़ों में पूरी दुनिया में जितने भी ऑडिट हो रहे हैं, हर कंपनी की हर सिचुएशन का जिक्र होगा? कि जो बड़ी बड़ी सिचुएशन हैं उनका जिक्र होगा? तो अगर मुझे प्रैक्टिकली ऐसी सिचुएशन फेस करना पड़ती है जो ISAs में लिखी हुई है, तो मैंने क्या करना है? वहां पे जजमेंट नहीं अप्लाई करना है, वहां पे जो लिखा है वो अप्लाई करना है। और अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जो वहां पे क्लियरली नहीं लिखी हुई, वहां पे फिर खुद डिसाइड करना है मुझे कि मुझे इस सिचुएशन में क्या करना है, अपनी प्रोफेशनल जजमेंट को अप्लाई करना है। लेकिन कौन सी जजमेंट? प्रोफेशनल जजमेंट। प्रोफेशनल जजमेंट कौन सी होती है? जो आपने सीखा होता है लोगों से, अपने सीनियर से, अपने टीचर से, प्रैक्टिस में, किताबों से, उसकी बेस पे जजमेंट अप्लाई करनी है। वरना जजमेंट ये भी होती है, टास्क कर लेते हैं, ठीक है।
ठीक है। हाँ, वो बिजनेस है, कारोबार है एक, उस पर ज़कात देनी है कि नहीं देनी, जजमेंट टास कर लेते हैं, हेड आया तो ज़कात देंगे, टेल आया तो नहीं। ये थोड़ी प्रोफेशनल जजमेंट है। प्रोफेशनल जजमेंट क्या है? प्रोफेशनल जजमेंट वो है जो अप्लाई की जाती है क्यूमुलेटिव ऑडिट नॉलेज एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग से। प्रोफेशनल जजमेंट है क्यूमुलेटिव ऑडिट नॉलेज। ऑडिट नॉलेज क्या? जो आप क्लास में सीख रहे हैं। एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग क्या? जो 3.5 साल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अगर आपको कोई भी ऐसी सिचुएशन आपकी प्रैक्टिकल ऑडिट लाइफ में फेस करना पड़े जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में नहीं लिखी हुई, तो आपने उस पे कोर्स ऑफ एक्शन क्या लेना है? कोर्स ऑफ एक्शन क्या लेना? हाँ, वो डिसाइड कर प्रोफेशनल और प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई करनी है अपने नॉलेज, एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग से। ठीक है, यानी आपने सोचना है इस तरह का सिचुएशन आईएसएस में तो नहीं है, सर ने किसी क्लास में किसी लेक्चर में इस तरह की केस स्टडी को डिस्कस किया था कि नहीं किया था, या प्रैक्टिस में जब मेरी ट्रेनिंग चल रही थी इसी तरह की सिचुएशन किसी क्लाइंट पे आई थी तो उसमें पार्टनर ने क्या कहा था। ठीक है, सीनियर से पूछ लें, और जैसे उन्होंने कहा था, जैसे उन्होंने किया था, आपने भी उस चीज को सामने रखते हुए फैसला करना है कि मुझे क्या करना। ये हो गया प्रोफेशनल जजमेंट। क्या है? प्रोफेशनल जजमेंट इज द एप्लीकेशन ऑफ क्यूमुलेटिव ऑडिट। क्यूमुलेटिव जो सीखा हुआ है साल से आपने एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग से, उसको अप्लाई करना है। ठीक है, किस सिचुएशन में? किस सिचुएशन में? अकाउंटिंग, ऑडिट और एथिक्स की ऐसी सिचुएशन में जो डायरेक्टली डिस्कस नहीं हुई। ठीक है, और इस क्यूमुलेटिव ऑडिट नॉलेज एक्सपीरियंस ट्रेनिंग को आप डिफरेंट अकाउंटिंग, ऑडिट या एथिकल सिचुएशन में अप्लाई करेंगे। मकसद क्या है आपका? टू रीच एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन, ताकि डिसाइड कर सके इस सिचुएशन में हमारा एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। आपको एक अपने प्रैक्टिस का एक रियल केस बताता हूं। इसमें आपने बताना है टीम मेंबर ने जो जजमेंट अप्लाई की वो जजमेंट सही थी कि नहीं। आपके लिए थोड़ा सा शायद एडवांस कंसेप्ट होगा। हमारे कोड ऑफ एथिक्स में यह लिखा हुआ है कि अगर आप जिस टीम को ऑडिट क्लाइंट पे ऑडिट करने के लिए ले जा रहे हैं, अगर आपकी टीम में उस ऑडिट क्लाइंट के मैनेजमेंट का कोई रिश्तेदार है तो उसे उस टीम में निकाल दे, उसे टीम का हिस्सा ना बनाए। ये रिक्वायरमेंट समझ आ गई? ये क्लियरली स्पेसिफिकली कोड ऑफ एथिक्स में लिखी हुई है बात। ठीक है, इसके अलावा नहीं लिखा हुआ। लेकिन कोड ऑफ एथिक्स में एक और चीज भी लिखी है, सारी दुनिया की सिचुएशन ने कवर नहीं की, तो जो कवर नहीं कर पाए आपने अपनी जजमेंट अप्लाई करनी है। उस सिचुएशन में हुआ क्या? हमारा एक टीम मेंबर था, वो एक फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस कंपनी का ऑडिट करने के लिए गया। ठीक है, जैसे किसी इंश्योरेंस कंपनी का नाम आता है आपको, जुबली लाइफ इंश्योरेंस। जुबली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का ऑडिट करने के लिए गया। जुबली लाइफ इंश्योरेंस की मैनेजमेंट में उसका कोई रिश्तेदार नहीं था। ठीक है, लेकिन आदम जी इंश्योरेंस कंपनी का सीईओ उसका फादर था, टीम मेंबर का। यानी जो टीम में 4 लोग थे, एक टीम सीनियर था, वो जुबली लाइफ का ऑडिट करने के लिए गया। जुबली लाइफ के मैनेजमेंट में उसका कोई रिश्तेदार नहीं था। कोड ऑफ एथिक्स की जो स्पेसिफिकली लिखी हुई रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। लेकिन उस जुबली लाइफ की जो सबसे बड़ी कंपेटिटर कंपनी है, उस कंपनी का सीएफओ या सीईओ इस सीनियर का रिश्तेदार था। अब ये कंपेटिटर वाली सिचुएशन कोड ऑफ एथिक्स ने डिस्कस नहीं की हुई। बताइए क्या इसमें उसे जजमेंट अप्लाई करनी चाहिए थी? आपकी जजमेंट क्या कहती है? क्या इसे टीम का हिस्सा होना चाहिए? पक्की बात है, नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली नहीं होना चाहिए। लेकिन उसने, हाँ जी, मेन रीजन उसकी ये थी। मेन रीजन उसमें इंडिपेंडेंस की प्रॉब्लम नहीं थी। मेन रीजन ये कि वो वहां से कॉन्ट्रैक्ट, बड़े बड़े क्लाइंट की टर्म्स एंड कंडीशन पे हुए एग्रीमेंट वो लीक हो सकते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल वायलेट हो सकता है। लेकिन उस रेलिवेंट टीम मेंबर ने वो जजमेंट जो आपने अप्लाई वो नहीं कर सका। जजमेंट में भी फॉल्टी, बहरहाल जजमेंट में भी फॉल्टी। तो ये क्लियर हो गया आपको कि आपने कैसे, किस लिए आप जजमेंट को अप्लाई कर रहे हैं इन चीजों को, ताकि डिफरेंट अकाउंटिंग, ऑडिट और एथिक्स की जो डिफरेंट सिचुएशन है उनमें आप डिसाइड कर सके एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। इसमें ऑडिट लिखा है ना, इसका मतलब ऑडिट में तो प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई होती है। अकाउंटिंग भी लिखा है। अकाउंटिंग में कभी आपने प्रोफेशनल जजमेंट का लफ्ज़ सुना है? वहां पे भी जजमेंट अप्लाई होती है कुछ जगहों पे, कुछ जगहों पे। और इसी तरह कोड ऑफ एथिक्स। भाई क्लियर? अब आया आखिरी कंसेप्ट आज का हमारा,
प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। क्या? स्केप्टिसिज्म का मतलब होता है शक करना, शक करना। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब है प्रोफेशनल इंगेजमेंट परफॉर्म करते हुए शक करना। ये जो ऑडिट इंगेजमेंट है प्रोफेशनल इंगेजमेंट है। अब इसमें शक कौन कर रहा है? ऑडिटर। किस पे कर रहा है? क्लाइंट पे, क्या मैनेजमेंट पे। क्या शक कर रहा है? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई गड़बड़ हो सकती है, हो सकती है। ये है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। अच्छा पहले समझ लें, हम समझने समझाने वाले अल्फाज में कंसेप्ट। कोई भी ऑडिटर जब ऑडिट करने के लिए जाता है, 3 तरह का माइंड सेट हो सकता है, 3 तरह का माइंड हो सकता है। इनमें से एक माइंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म है, एक और बाकी के 2 नहीं है। आपने ढूंढना है कौन सा। पहला माइंड सेट, भाई ये क्लाइंट पे मैं जा रहा हूं, पिछले 10 सालों में हमने ऑडिट किया है, कोई मिस स्टेटमेंट नहीं निकली, इस दफा भी कोई मिस स्टेटमेंट नहीं होगी। ये है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म? नहीं है, नहीं है। क्योंकि पिछले 10 सालों में अगर मिस स्टेटमेंट नहीं, इसका ये मतलब थोड़ी है इस साल में मिस स्टेटमेंट नहीं होगी। मैं पिछले 10 सालों में नहीं मरा, इसका ये मतलब थोड़ी है कि मैं कभी भी नहीं मरूंगा, कभी ना कभी तो मर। तो क्लाइंट ने पिछले 10 सालों में अगर कोई एरर या फ्रॉड नहीं किया, क्या ये इस चीज की गारंटी है कि वो 11वें साल भी एरर या फ्रॉड नहीं करेगा? कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, अच्छी बात, हम उसको शाबाश जरूर देंगे, पिछले 10 साल आपने बड़ी ईमानदारी के साथ काम किया, शाबाश। लेकिन ये ना समझेगा हम आप पे अंधा एतमाद कर लेंगे, अंधा। ये प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म नहीं। क्लियर? दूसरी एग्जांपल, दूसरा माइंडसेट। ऑडिटर इस माइंडसेट के साथ जा रहा है, ये क्लाइंट है ना, इसने तो लाजमी ही कोई ना कोई गलती की होगी, एरर या फ्रॉड लाजमी, क्या मैं ढूंढ के रहूंगा एरर या फ्रॉड को। क्या ये प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म है? ये प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म नहीं है। इसका मतलब है ये ऑडिटर अब रीजनेबल एश्योरेंस नहीं बल्कि एब्सोल्यूट एश्योरेंस को सामने रख के काम कर रहा होगा। ये ओवर ऑडिटिंग कर रहा होगा, पहले वाला अंडर ऑडिटिंग कर रहा था। ये तीसरा माइंडसेट जो डेफिनेटली ट्रू है कि ऑडिटर इस माइंडसेट के साथ जाए कि यहां पे मिस स्टेटमेंट हो सकती है। इस क्लाइंट में मिस स्टेटमेंट अगर कोई कहे है, इस माइंड लाजमी है, वो भी गलत, और अगर कहे कोई नहीं है, वो भी गलत, और जो कहे हो सकती है, ये है ठीक। ये है प्रोफेशनल जजमेंट। यही समझा रहा है हमने, आपने इस माइंडसेट के साथ जाना है। प्रोफेशनल जजमेंट क्या है? प्रोफेशनल जजमेंट इज एन एटीट्यूड। ये ऑडिटर का एक एटीट्यूड है, रवैया है, बिहेवियर है। एटीट्यूड विच इंक्लूड्स 3 चीजें: क्वेश्चनिंग माइंड, बीइंग अलर्ट टू कंडीशन विच इंडिकेट पॉसिबिलिटी ऑफ मिस स्टेटमेंट, एंड क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ एविडेंस। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म है ना, तो इसका मतलब क्या है? ऑडिटर किस माइंडसेट के साथ जाएगा? क्वेश्चनिंग माइंड, और अलर्ट रहेगा, कोई मिस स्टेटमेंट आ सकती है सामने, पॉसिबिलिटी है कि मिस स्टेटमेंट होगी, और क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ एविडेंस, जो भी उसे एविडेंस मिले उसे क्रिटिकली असेस करे, चेक करे। क्वेश्चनिंग माइंड का मतलब क्या है? कि ऑडिटर के सामने जो भी चीज आई, ऑडिटर ने उसे क्वेश्चन करना है हर चीज को। ठीक है, सर पिछले साल की निस्बत इस साल सैलरीज एक्सपेंस बढ़ गया, क्यों? क्यों? एम्प्लॉइज बढ़ गए, एम्प्लॉइज बढ़ाए, एम्प्लॉइज क्यों बढ़ाए? हाँ शाबाश, प्रोडक्शन ज्यादा हो गई। ये क्वेश्चनिंग माइंड है, क्वेश्चनिंग माइंड। प्रोडक्शन ज्यादा हो गई, ठीक है, मैं फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देखूंगा, अगर तो कॉस्ट ऑफ सेल्स ज्यादा है, इन्वेंट्री के लेवल ज्यादा हैं, फिर इनकी बात ठीक है। मुझे बताइए क्वेश्चनिंग करनी चाहिए या जो भी इंफॉर्मेशन एज इट इज ट्रू मान लें? क्वेश्चनिंग माइंड है। फिर उसके बाद स्केप्टिसिज्म में सबसे अहम केस स्टडी के पॉइंट से बात, बीइंग अलर्ट टू कंडीशन विच इंडिकेट पॉसिबिलिटी ऑफ मिस। ऑडिटर अलर्ट रहेगा कि किसी भी एरिया में मिस स्टेटमेंट हो सकती है, किसी भी एरिया में मिस स्टेटमेंट हो सकती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी इलाके में जुर्म हो जाए और कोई एसएचओ तफ्तीश करने के लिए आए, उसे किस माइंडसेट के साथ आना चाहिए? क्या उसे इस माइंडसेट के साथ आना चाहिए कि ये तो कोई बाहर का बंदा है? वो एक जगह में पढ़ा था, तफ्तीश करने का असूल है कि जिस जगह वारदात हो वहां पे हर शख्स को शक की निगाह से देखें। हालांकि हर शख्स मुजरिम नहीं होगा, लेकिन मुजरिम पकड़ा ही तब जाएगा जब हर शख्स को शक की निगाह से देखेंगे। उसी तरह हमने एज ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करना है ना, इस माइंडसेट के साथ करना है कि किसी भी एरिया में मिस स्टेटमेंट हो सकती है। शक हर एरिया पे करना है, मिस स्टेटमेंट हर एरिया में से नहीं निकलेगी, लेकिन ये शक करेंगे तो फिर मिस स्टेटमेंट सामने आएगी, वरना नहीं।
यही प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का सबसे अहम मैसेज है। क्या? कि आपने एज अ ऑडिटर हर एरिया में अलर्ट रहना है। आपके सामने कोई भी अनयूजुअल चीज नजर आई, कोई भी ऐसी इंडिकेशन नजर आई जिससे पता चलता कि मिस स्टेटमेंट हो सकती है, तो आपने उसको अलर्ट रहना और फिर उसके ऊपर एक्शन करना है। ठीक है, जैसे छोटी सी एग्जांपल है, लेकिन बहुत से मिस स्टेटमेंट या फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए गोल्डन रूल है। क्या? अगर क्लर्क नई गाड़ी खरीद ले, अगर क्लर्क नई गाड़ी, छोटा सा असूल है, लेकिन बहुत से फ्रॉड, देखे जब कोई बंदा फ्रॉड करता है ना, तो जब तक खर्च नहीं करता ना, उसको फ्रॉड करने का मजा नहीं आता। और वो फ्रॉड करते हुए नहीं पकड़ा जाएगा, लेकिन पैसे खर्च करते पकड़ा जाते हैं। ठीक है, तो अगर कोई क्लर्क नई गाड़ी खरीद ले, बताइए क्या ऐसी इंडिकेशन है कि आपको अलर्ट हो जाना चाहिए? क्या? क्यों अलर्ट हो जाना चाहिए? कोई ना कोई मिस्टेक। ये बात समझ आई? बीइंग अलर्ट टू कंडीशंस व्हिच प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म में सबसे अहम यही है पॉइंट। और फिर कह रहा है क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ एविडेंस। क्लाइंट आपको जो भी एविडेंस देना, उसको एक्सेप्ट एज इट इज ना करें, उसको क्रिटिकली असेस करें। जैसे इन भाईजान ने मुझे लिस्ट दी, सर ये हमारी इन्वेंट्री की लिस्ट है, ये एविडेंस है, क्या मैं इसे एज इट इज ट्रू मान लूं कि फिजिकली वेरीफाई करूं? इन्होंने मुझे लिस्ट दी, सर ये हमारे एम्प्लॉइज है, ट्रू मान लूं कि इन एम्प्लॉइज सैंपल बेस में एम्प्लॉइज से मुलाकात करूं, जेन्युइन है कि नहीं? ठीक है, तो याद रखिए कोई भी एविडेंस जो हमें क्लाइंट देता है, हम उसको क्रिटिकली असेस करते हैं। तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म में तीन चीजें: क्वेश्चनिंग माइंड, अलर्ट टू कंडीशन व्हिच इंडिकेट पॉसिबिलिटी ऑफ मिसस्टेटमेंट। और ठीक है, कोशिश की है कि एक एक एग्जांपल से इन सबको समझाऊं, लेकिन सबसे अहम चीज जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? कंडीशन व्हिच इंडिकेट। अच्छा, इसको इधर मैं दोबारा आता हूं, पहले छोटा सा कंसेप्ट ये निपटा ले। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म जो अप्लाई करते हैं, इसकी क्या अहमियत है, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये अवॉइड करती है, इससे आप जो अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस हैं उनको ओवरलुक नहीं करते। यानी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की इंपॉर्टेंस ये है, जब आप इसको अप्लाई करेंगे, ओवरलुकिंग नहीं करेंगे, ओवर जनरलाइजिंग नहीं करेंगे, इनएप्रोप्रिएट अजम्पशंस नहीं लेंगे। ओवरलुकिंग का मतलब क्या है? कि नजरअंदाज कर देना। ठीक है, आप पिछले साल की निस्बत इस साल इन्वेंट्री डबल हो गई है, पिछले साल की निस्बत इस साल डेटर्स डबल हो गए हैं, आपको चाहिए था चेक करें, इन्वेंट्री डबल हो गई, इसका मतलब इन्वेंट्री बिक नहीं रही, कोई ऑब्सोल्यूट इन्वेंट्री पड़ी है, इसको एनआरवी पे आना चाहिए, लेकिन आपने इसको नजरअंदाज कर दिया। पिछले साल की निस्बत डेटर्स डबल थे, इसका मतलब यह हुआ कि डेटर से कलेक्शन नहीं हो रही, कुछ डेटर्स पे प्रोविजन रिकॉर्ड करनी चाहिए। अगर स्केप्टिसिज्म है ना, फिर आप ऐसे सोचेंगे डेटर से कलेक्शन नहीं हो रहे, वरना आप सोचेंगे अच्छा डेटर ने अभी पैसे नहीं दिए, बाद में दे देंगे। तो आपने ओवरलुक नहीं करना। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, पिछले साल की निस्बत इस साल क्रेडिटर्स कम हो गए, 2 स्टूडेंट थे, दोनों ने जवाब दिए, आपने बताना है किसमें प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म है, किसमें नहीं। मैंने सवाल पूछा पिछले साल की निस्बत इस साल क्रेडिटर्स कम हो गए, एक स्टूडेंट कहने लगा सर ये तो अच्छी बात है, क्रेडिटर को कंपनी ने जल्दी पेमेंट कर दी। दूसरा स्टूडेंट कहने लगा नहीं सर, हमने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अप्लाई करनी है कि मिस स्टेटमेंट हो सकते, लगता है कुछ क्रेडिटर्स रिकॉर्ड ही नहीं किए। आपने एज ऑडिटर किस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? रिकॉर्ड नहीं किया, हालांकि ये भी रीजन हो सकती है, लेकिन शक करेंगे तो मिस स्टेटमेंट आएगी, वरना नहीं। ग्लास आधा खाली आधा भरा, हमने हमेशा क्या सोचना है? आधा खाली क्यों है? शाबाश, आधा भरा नहीं, आधा खाली। ओवर। अब सुनिए, मैंने सेल्स को वेरीफाई किया, सेल्स में कोई गलती नहीं थी, मैंने कहा परचेज में भी कोई गलती नहीं होगी, ये मैंने ओवर जनरलाइज कर दिया। पिछले 10 सालों में कोई मिसस्टेटमेंट नहीं है, इसलिए इस साल भी ऑडिट में कोई मिसस्टेटमेंट नहीं होगी, ओवर जनरलाइज कर। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म आपको ओवर जनरलाइज करने से मना करता है। और इनएप्रोप्रिएट अजम्पशंस, कि हम इनएप्रोप्रिएट अजम्पशंस भी नहीं, जैसे क्लाइंट ने अगर एसेट्स की लाइफ 10 साल से बढ़ा के 20 साल कर दी, तो एक स्टूडेंट ने क्या किया, उसने सिर्फ चेक कर लिया कि 10 से 20 तो डेप्रिसिएशन की रिवीजन ठीक हुई कि नहीं हुई। ये अकाउंटेंट तो है, ऑडिटर नहीं है। दूसरे स्टूडेंट ने सोचा, उन्होंने कहा भाई ये आपने कैलकुलेशन की तरफ बाद में जाएंगे, पहले ये बताइए चेंज किया क्यों, इसकी लाइफ एकदम से डबल कैसे हो गई? कहीं ऐसा तो नहीं आपने एक्सपेंस को अंडरस्टेट करने के लिए लाइफ को बढ़ा दिया? तो आपने कैसे, तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म होगा तो फिर आप ऐसे सोचेंगे, इनएप्रोप्रिएट अजम्पशंस को एक्सेप्ट फिर नहीं करेंगे। क्लियर हुई है बात? अच्छा, ये थे कंसेप्ट आपके आज के लेक्चर में। हमने क्या सीखे? एक एक्सपेक्टेशन गैप, एक एसेंशियल्स ऑफ प्रॉपर कंडक्ट ऑफ ऑडिट। एसेंशियल्स
अच्छा ऑडिट करने के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं? 3। अब अगर आप कहें तो आपको आज के लेक्चर की केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अहम बात बताऊं, 1.5 मिनट में सिर्फ। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म है, इसमें 3 पॉइंट्स हैं। सबसे अहम पॉइंट कौन सा है? सेकंड, कंफर्म है। क्या कंफर्म है? आपके पेपर में कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन जरूर होगा जिसमें वो कुछ कंडीशंस देगा, इंडिकेशंस देगा जो कि मिस स्टेटमेंट की तरफ इशारा कर रही होंगी। वो कहते हैं ना, अक्लमंद को इशारा काफी है। तो आई कैप चेक करना चाहता है आप अक्लमंद हैं कि नहीं। आई कैप आपको इशारा देगा, आपने उस इशारे के स्टडी में इशारे को पिक करना है और कहना है इस इशारे ये इंडिकेशन है मिस स्टेटमेंट की, ये इंडिकेशन है मिस स्टेटमेंट की। ठीक है, जैसे वो इशारा देगा कि क्लाइंट की इन्वेंट्री में ना कुछ कीमती चीजें हैं जैसे हीरे जवाहरात, फौरन ये कंडीशन है, आपने इंडिकेशन है, फौरन आपने ठहर जाओ मिस स्टेट रिस्क है। क्या रिस्क है? चोरी हो सकते हैं। ठीक है, फिर वो कोई और इंफॉर्मेशन देगा कि आपका क्लाइंट ऐसा है जो स्मार्टफोन्स बना के बेचता है। आपने थोड़ा सोचना है, आपने कहना इसमें भी रिस्क है। क्या अगर टेक्नोलॉजी चेंज हुई, नया मॉडल आ गया, पुराने मॉडल सारे ऑब्सोलीट हो जाएंगे? ठीक है, तो इस तरह की बहुत सी कंडीशंस हैं जो आई कैप एग्जाम में आपके सामने रखेगा और एक्सपेक्ट करेगा कि आप अपने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को अप्लाई करते हुए डिस्कस करें, बताएं कि इस सिचुएशन में क्या मिस स्टेटमेंट हो सकती है। देखें, आपको बताया था कि रिस्क असेसमेंट ऑडिटर को करनी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरफ जाने से पहले रिस्क असेसमेंट करनी चाहिए। और आपको बताया था रिस्क असेस करते हैं हम इंटरनल कंट्रोल्स को अंडरस्टैंड करने से। रिस्क एक और चीज से भी असेस होता है, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन से। याद है सिस्टम बनाया था, ट्रांजैक्शंस, इंटरनल कंट्रोल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है, लेकिन रिस्क असेसमेंट भी करनी है कि नहीं? तो रिस्क असेसमेंट एक नहीं 2 चीजों से होती है। एक इंटरनल कंट्रोल से, अगर इंटरनल कंट्रोल वीक हो, और दूसरा नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन से भी रिस्क असेस होता है। जैसे आप खुद बताइए, अगर इन्वेंट्री कीमती है, हीरे जवाहरात हैं, क्या उनके चोरी होने का रिस्क है कि नहीं? ये चोरी होने का रिस्क किस वजह से है? क्या इंटरनल कंट्रोल के वीक होने की वजह से है कि उस ट्रांजैक्शन की नेचर ही ऐसी है कि वो जिस जगह भी होगा चोरी होने का रिस्क है? तो ये रिस्क सिर्फ इंटरनल कंट्रोल से भी रिस्क आता है, लेकिन नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन से भी। अब जैसे इंटरनल कंट्रोल की कुछ एग्जांपल्स दी थी आपको, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन की भी एग्जांपल दे दूं। ये एग्जांपल समझ आ रही है ना आपको? एक मिस स्टेटमेंट की एग्जांपल थी, फिर इंटरनल कंट्रोल वीकनेस की कुछ एग्जांपल थी। आज कौन सी एग्जांपल्स आ रही हैं? नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन की वजह से जो रिस्क राइज होता है। ये आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव 10 है। ये आपके बहुत से पास्ट पेपर्स का जो मगज होता है ना, केस स्टडीज का, वो निकाल के आपके सामने रखा गया। आपने सिर्फ रीड करना है। इनमें शायद कोई 1-2 एग्जांपल्स आपको समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात, वरना क्या करना है? सिर्फ रीड करना है। आज का सबसे अहम काम आपका क्या होगा? रीड करना है। ठीक है, इसको फिर आगे हम डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर यहां पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।